Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am going to start chapter number 2, FSC part 1, experimental techniques in chemistry, and the topic is crystallization by Nayab Falak. This is my channel. You can subscribe my channel in order to get the new lecture videos. So here we start. Crystallization. This is a process in which a crude product is purified and obtained in the form of crystals is called crystallization. यानी क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो क्रूड प्रोडक्ट होती है, जो इम्प्योर प्रोडक्ट होती है, उसे हम प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करने के बाद जो हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट होती है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें मिलती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोडक्ट जो है वो क्रूड होगी, इम्प्योर होगी, हम उसकी प्योरीफिकेशन करेंगे और प्योरीफिकेशन हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए करते हैं और एट द एंड ऑफ रिएक्शंस हमें क्रिस्टल्स जो होंगी वो मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है जिसमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एट द एंड ऑफ रिएक्शन कोई न्यू चीज़ जो बनती है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं और वो प्रोडक्ट प्योर नहीं होती, उसमें हमारे डिज़ायर्ड सब्सटेंस, डिज़ायर पार्टिकल्स के अलावा कुछ अनडिज़ायर पार्टिकल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट की प्योरीफिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो उन पार्टिकल्स को रिमूव करना रिक्वायर होता है और जब हम उन इम्प्योरिटीज़ को, उन अनडिज़ायर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं इन ऑर्डर टू प्योरीफाई और प्रोडक्ट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सो you can see these crystals, these are the crystals of benzoic acids और इन क्रिस्टल्स को आप देख सकते हैं, ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स हैं और इन द प्योर फॉर्म ये क्रिस्टल्स हमें मिली एट द एंड ऑफ रिएक्शन आफ्टर प्योरीफिकेशन, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। सो दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं। आप ये क्रिस्टल्स भी देख सकते हैं, इनकी शेप, इनकी ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट होगी और ऐसे हम क्रिस्टल्स की अगर बात करें होते हैं तो क्रिस्टल्स में जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट आ जाती है, इनकी डिफरेंट शेप्स आ जाती है, इनकी डिफरेंट ज्योमेट्री होती है और इनकी डिफरेंट अपीयरेंस होती है और वो डिपेंड करती है इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे कि ये कैसी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्रिस्टल्स जो हैं वो शो कर रही होती हैं। पर्पस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या होता है, क्या मकसद है कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो ये भी मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किया कि जब भी हम कोई केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है प्रेपरेशन के बाद, जब हम उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो क्रूड होती है, मीन कि वो इम्प्योर होती है, उसमें डिफरेंट अनडिज़ायर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि हमें, जिनसे हमें कंसर्न नहीं होता और हम उनको रिमूव करना चाह रहे होते हैं। तो उनको रिमूव हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर सके, प्योर कर सके, डिफरेंट कंटेमिनेशन से, डिफरेंट इम्प्योरिटी से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो रिमूव कर सके, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ अपनी प्रोडक्ट से। सो एक मेथड जो होता है डिफरेंट कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए वो होता है क्रिस्टलाइजेशन और उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम एक डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं और वो सॉल्वेंट्स हम कैसे यूज़ करेंगे वो अभी डिफरेंट हम स्टेप्स देखेंगे कि उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। सो पर्पस जो है क्रिस्टलाइजेशन का वो ये है कि हम प्योरीफिकेशन करना चाह रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की और जो क्रूड थी, जो इम्प्योर थी, और इम्प्योर प्रोडक्ट जो हमारे पास आती है उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं और प्योरीफाई करने के लिए हम जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं दैट इज़ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन अगर हम करते हैं तो उसका क्या असूल होता है। सो हैव स्टडीड कि क्या होता है ये। Solute should be soluble in a suitable solvent at high temperature, so excess amount of crystal should be thrown out when it is cool। अगर हम कोई भी सल्यूट ले रहे हैं तो हमने उसके लिए एक ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना है जो सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व करे और वो एक्सेस अमाउंट हाई टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करे ताकि एक
सेचूरेटेड सोल्यूशन बने, और सेचूरेटेड सोल्यूशन को जब हम कूल डाउन करेंगे, उसका टेम्परेचर हम लो करेंगे, तो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन होंगी। और ऑब्वियसली अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो हाई टेम्परेचर पर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगी वो भी एक्सेस अमाउंट में हमारे पास आएंगी। सो सोल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होता है, जो कि हम लेस अमाउंट में ले रहे होते हैं, और सॉल्वेंट हमारे पास बल्क में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो solute should be soluble in a suitable solvent at high temperature, so excess amount of crystal should be thrown out when it is cooled। ठीक है, तो हम जो भी सोल्यूट लेंगे और जो उसके लिए हम सॉल्वेंट को चूज़ करेंगे वो सूटेबल होना चाहिए, और उसकी अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोल्यूट को हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व करे, एक्सेस अमाउंट में डिज़ोल्व करे, ताकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो क्वांटिटी है क्रिस्टल्स की एक्सेस में हो जब हम उसे कूल डाउन करेंगे। सो द नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना होता है तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, तो वन बाय वन इन स्टेप्स को देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट को चूज़ करना होता है कि हम सॉल्वेंट कैसा लें अपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जो कि सूटेबल सॉल्वेंट हो, जिसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे सॉल्वेंट की, वो क्वालिटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हम एक अच्छा सॉल्वेंट अपने सोल्यूट के लिए, अपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो है वो चूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ प्रेपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हमने अपना सॉल्वेंट जो है वो अच्छा चूज़ कर लिया, जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि गुड सॉल्वेंट में होंगी, उसके बाद हम अपना एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे, यानी फ़िल्टर करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में है दैट इज़ कूलिंग। उसके बाद हम कूलिंग कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। उसके बाद हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे। ड्राइंग द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। उसके बाद जो भी सब्सटेंस हमारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे कूलिंग प्रोसेस के बाद आया है, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स के बाद आया है, हम उनको ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद अगर उसके अंदर उस प्रोडक्ट में कोई भी कलर आ गया है या कोई भी अनडिज़ायर कलर जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उस कलर को हम रिमूव करेंगे। सो दीज आर द स्टेप दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट जो है वो हम कैसे करेंगे, हम कैसे चूज़ करेंगे कि हमें अपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन से सॉल्वेंट चूज़ करना है। उसके लिए सॉल्वेंट में डिफरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो डिफरेंट क्वालिटीज़ एक गुड सॉल्वेंट की होती हैं, तो उससे हमारा प्रोसेस जो है वो अच्छा हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्वेंट इज़ एनी मटेरियल लिक्विड दैट हैव एबिलिटी टू डिज़ोल्व द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड टू फॉर्म अ सोल्यूशन। यानी सॉल्वेंट एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा लिक्विड है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट सोल्यूट पार्टिकल्स को, जो सोल्यूट हमने डिज़ोल्व करना होता है उसको डिज़ोल्व कर लेता है, और एक सोल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है। और इन जनरल सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट को हम बल्क में लेते हैं। सो solvent is any material liquid that have ability to dissolve solute particle and form a solution। सॉल्वेंट्स की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली इनमें कार्बन नहीं होगा, डैट डू नॉट कंटेन कार्बन, इनमें कार्बन नहीं होता। और इसकी एक जनरल सी एग्जांपल है दैट इज़ वाटर। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक अगर है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये प्रेजेंट होंगे। और इसकी जो जनरल एग्जांपल है दैट मे बी अल्कोहल्स एंड ईथर्स एक्सेट्रा। सो दीज आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसी तरह अगर हम पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें, तो पोलर ऑब्वियसली वो सॉल्वेंट होगा जिसमें पोलैरिटी है, जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होगी, वो पोलर सॉल्वेंट होगा। और इसी तरह अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो वो होगा सॉल्वेंट जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, पोलैरिटी नहीं है। तो इनकी एक जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर इज़ पोलर, इसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो नॉन पोलर में आप बेंजीन जो है वो देख सकते हैं कि इसमें जो पोलैरिटी है वो नहीं होती।
सो दिस इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेंट्स के सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। और अगर हम सोल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिहाज से सॉल्वेंट्स को करेक्टराइज़ करें, तो हमने ये चीज़ पहले भी स्टडी की हुई है, पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज़ जैसी होती है वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना प्रेफर करती है। अगर तो कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाएंगे, अगर कोई नॉन पोलर तो उसमें नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं अगर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, और उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम अपना सॉल्वेंट जो चूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। It should dissolve large amount of solute at high temperature and small amount of solute at room temperature। मतलब आपका जो सॉल्वेंट है उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि सोल्यूट जो हम उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं वो उस सोल्यूट के ज़्यादा अमाउंट को हाई टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करे, और बहुत कम अमाउंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे उसमें डिज़ोल्व हो। अब इसकी अगर एक जनरल सी एग्जांपल देखें, लाइक वाटर है, वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और हम वाटर में NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। तो अगर हम वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे इसकी थोड़ी सी अमाउंट डिज़ोल्व होगी, लेकिन अगर हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने से सॉल्वेंट में जो होल्डिंग कैपेसिटी है सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे, उसको स्टीर करेंगे, वो मिक्स हो जाएगा, हम उसमें फिर ऐड करेंगे, वो फिर मिक्स हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो फर्दर उसमें मिक्स नहीं होगा और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम दोबारा से फर्दर हीट करें तो फर्दर हीट करने से उसमें सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब इंक्रीज़ होगी तो इसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है उसे हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो हम अपना जो सॉल्वेंट है वो ऐसा चूज़ करेंगे जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो हाई टेम्परेचर पे लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करे और स्मॉल अमाउंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। द नेक्स्ट वन इज़ इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सोल्यूट। ऑब्वियसली अगर हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्वेंट जो है, जो सोल्यूट हमने उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है उस सोल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो एक न्यू प्रोडक्ट बन जाएगी। हमें अपनी प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करना है, प्योर करना है। हमें ये नहीं करना कि हमारा जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करे और एक न्यू प्रोडक्ट बन जाए। तो इसीलिए सॉल्वेंट को इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सोल्यूट, कि सोल्यूट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करे। थर्ड पॉइंट इज़ it should either not dissolve the impurities or the impurities should not crystallize from it along with the solute। ऑब्वियसली हम ये चाहते नहीं हैं कि इम्प्योरिटीज़ भी जो हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। अगर वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी तो वो हमारे प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगी। तो हम सॉल्वेंट ऐसा चूज़ करेंगे कि जिसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो, ठीक है। और अगर हमारी प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है तो वो उसके साथ क्रिस्टलाइजेशन ना शो करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट नंबर 4, ऑन कूलिंग इट शुड रेडिली डिपॉजिट फाइन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड। ऑब्वियसली अगर हम अपना सॉल्वेंट चूज़ कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमारी जो प्रोडक्ट आ रही है वो फाइन क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाए, हम ऐसा सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करें। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। ऑब्वियसली इसको जो है वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, क्योंकि हम इतनी कॉस्ट जो है वो नहीं चाहेंगे अपना कोई भी रिएक्शन करें कि हमारी ज़्यादा अमाउंट जो है वो स्पेंड हो। तो इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट शुड बी सेफ़ टू यूज़। मतलब अगर हम कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ टू यूज़ हो, हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें और कोई प्रॉब्लम उससे जो है वो क्रिएट ना हो। और इट लास्ट पॉइंट इज़ इट शुड बी ईज़िली रिमूवेबल। ऑब्वियसली अगर हम अपना सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हैंडलिंग ईजी होगी, तो हम उसको ईज़िली रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। सो इट शुड बी ईज़िली रिमूवेबल। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि हमें अपने सॉल्वेंट की सिलेक्शन में जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए, देखने चाहिए। सो ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, आमतौर पे यूज़ किए जाने वाले सॉल्वेंट्स हैं। फर्स्ट जो है डेट इज़ वाटर,
सेकेंड वन इज़ द रेक्टिफाइड स्प्रिट 95% एथेनॉल जो होती है, जिसे हम रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द एब्सोल्यूट एथेनॉल है। एंड द नेक्स्ट इज़ डाई इथाइल ईथर एंड एसीटोन, ये भी कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सॉल्वेंट में से है। इसी तरह जो नेक्स्ट है डेट इज़ क्लोरोफॉर्म भी एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है जो आमतौर पे यूज़ होता है। एंड द लास्ट वन इज़ एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर, तो एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम ईथर भी जो है ये भी एक कॉमनली यूज़ होने वाले सॉल्वेंट में से है। सो दीज आर सम सॉल्वेंट्स विच कैन बी यूज एज कॉमन सॉल्वेंट्स, ठीक है, इन मैनी रिएक्शंस। कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स जो है वो हम क्यों करते हैं और ये क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ नन ऑफ द सॉल्वेंट found suitable for crystallization, then in that case a combination of two or more solvents should be used. These solvents should be miscible with each other. समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि हम जो सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता और उससे हमें डिज़ायर रिज़ल्ट अपने जो होते हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे होते। तो हम क्या करते हैं उस सूरत में, हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट जो है वो कम्बिनेशन ले लेते हैं, 2 और मोर सॉल्वेंट्स का। और कम्बिनेशन जो हम ले रहे होते हैं सॉल्वेंट्स का वो मिक्सिबल होने चाहिए, मतलब वो मिक्स हो जाएं आपस में, ठीक है। तो अगर रिज़ल्ट हमें सही नहीं मिल रहा क्रिस्टलाइजेशन का और हमारा सॉल्वेंट सूटेबल नहीं था, सिंगल सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे थे, तो हम कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसे प्रेफर करते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट्स, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि फायर कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो उन्हें यूज़ करते वक्त क्या करना चाहिए, तो हम ये देखते हैं। इफ़ सॉल्वेंट्स इज़ इनफ्लेमेबल द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल हीटिंग द सोल्यूशन सो इट डज़ नॉट कैच द फायर। ऑब्वियसली अगर हमारे सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो कि फायर कैच कर लेते हैं, यानी आग पकड़ लेते हैं, इनफ्लेमेबल हैं, तो उनको यूज़ करते हैं प्रिकॉशंस जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि हमें जो है वो हमारा रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो उनमें फिर हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, बल्कि हम इनडायरेक्ट हीटिंग जो है वो करते हैं। और इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है देखते हैं। इन सच टाइप ऑफ केसेस वाटर बाथ शुड बी यूज फॉर हीटिंग पर्पस। वाटर बाथ होता है एक कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉट होता है, उसमें वाटर लेके उसमें इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं हम, अपना बीकर वगैरह जो भी होता है उसे रख के। और ये जनरली कौन से होते हैं, डिफरेंट फ्यूल्स हो सकते हैं जो सॉल्वेंट वगैरह हो सकते हैं, डिफरेंट एडहेसिव्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं जो कि आग पकड़ लेते हैं। सो इनको यूज़ करते हुए हमें प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इनकी हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। Thank you for watching my video. Please subscribe, like and share with others. Thank you. And the remaining topic I will discuss in the next lecture. Thank you. Goodbye. Allah Hafiz.